नमस्कार बच्चों। आज हम द्वितीय वर्ष कला हिंदी के पाठ्यक्रम से जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें जो आपकी पुस्तक है निबंध संग्रह, उससे में हम वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध जो राष्ट्र का स्वरूप, उसका सारांश और निबंधकार की परिचय और निबंधकार की शिक्षा दीक्षा जन्म स्थान के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो आज का हमारा निबंध है राष्ट्र का स्वरूप। तो ये सबसे पहले हम निबंधकार का परिचय दे देते हैं आपको। तो इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था, देहावसान 1966 ईस्वी में। जन्म स्थान जो है इनका खेड़ा गांव, जिला मेरठ में, और जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। शिक्षा दीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। 1946 से 1951 के मध्य ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे थे। और इनका जो साहित्य को योगदान है उनमें इनकी रचनाओं, जो उल्लेखनीय रचनाएं हैं, उरु ज्योति, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, कादम्बिनी, पृथ्वीपुत्र, भारत की मौलिक एकता आदि। जो आज के हमारे निबंधकार हैं ये कई भाषाओं के जानकार भी थे, और इनके निबंधों की जो विशेषता है उसमें गुरुता है, निबंधों में गंभीरता है और शोधपरक दृष्टि है इनकी विशेषता। तो और थोड़ा सा इनके बारे में आपको जानकारी देती हूँ मैं। ये वासुदेव शरण अग्रवाल साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व और इतिहास के अप्रतिम अध्येता के रूप में जाने जाते हैं, और भारतीय संस्कृति साहित्य के प्रति इनकी गहन रुचि थी। और वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम अग्रणी विद्वानों में पूरी श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। वासुदेव जी ने कालिदास के मेघदूत और बाण भट्ट की हर्षचरित की नवीन पीठिका प्रस्तुत की है। और इन्होंने जो भारत की मिट्टी, जलवायु और संस्कृति के कण कण से, जहाँ तक है यह बहुत ही हृदय से अपना संबंध रखते थे। जैसे इनकी जो भारत की कण कण में मानो ये अपने आप को मिला हुआ पाते थे। और इन्होंने अपने भारतीय साहित्य और संस्कृति के बारे में भी लिखा है, और हिंदी की अमूल्य निधि हैं इनका द्वारा लिखी हुई रचनाएं। तथा ये कई भाषाओं के जानकार थे। साहित्य में उनकी गहरी रुचि और गति थी। उनके निबंध और पद्मावत का संजीवनी भाष्य इसका प्रमाण है। और अभी हमने आपको बताया ही था कि निबंधों में उनके गुरुता, गंभीरता इत्यादि देखने को मिलती है। इस तरह से ये वासुदेव शरण अग्रवाल का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको दिया है। अब हम अपने वर्ण्य विषय राष्ट्र का स्वरूप है इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो इस निबंध के सार को मैं क्रमशः कुछ बिंदुओं के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जिससे आपको सहूलियत होगी। तो पहले हम जो अपना स्लाइड है उसके अंतर्गत इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वह है राष्ट्र 3 तत्वों से मिलकर बना है। वह है पृथ्वी, जन और संस्कृति। तो पृथ्वी जो है वो हमारी धरती माता है, और धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां हैं। पृथ्वी को समृद्ध बनाने पर निबंधकार ने बल दिया है, तथा राष्ट्रीयता की भावना तभी संभव है जब राष्ट्रीयता का आधार सशक्त होगा। तो यहाँ पर हम इन बिंदुओं के आधार पर थोड़ा सा इस निबंध का सार संक्षेप आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो हमारा निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, ये निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र से लिया है। और इस निबंध में लेखक बताते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप जिन तत्वों से मिलकर बना है वे तत्व 3 हैं। वे हैं पृथ्वी अर्थात भूमि, जन और संस्कृति। तो लेखक का ये मानना है कि भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है, और इसका अस्तित्व अनंत काल से विद्यमान है। इसलिए मानव जाति अर्थात हमारा ये कर्तव्य है, दायित्व है कि हम इस भूमि के प्रति सचेत रहें, हम इसे विकृत ना होने दें, और इसको समृद्ध बनाने की दिशा में अपने सकारात्मक प्रयास जारी रखें। लेखक कहते हैं आगे हमें कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक रहेंगे,
हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी, अर्थात मजबूत होगी, क्योंकि हमारी समस्त विचारधाराओं की जननी वस्तुतः यह पृथ्वी ही है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबद्ध नहीं होती है, वह आधार विहीन होती है। अर्थात किसी भी, आप सब जानते हैं बच्चों, कि किसी भी राष्ट्र का विकास, उन्नति, प्रगति उस देश के नागरिकों पर ही निर्भर करती है। क्योंकि अगर उस देश के नागरिक कर्तव्य विहीन हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे और देश के प्रति किसी तरह की निष्ठा नहीं रखेंगे, त्याग की भावना नहीं होगी, तो उस देश का या उस राष्ट्र का अस्तित्व थोड़े समय में ही नष्ट हो जाएगा। और राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, मजबूत होगा, राष्ट्रीयता की भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। इसलिए प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक धर्म है। जैसा कि हम छोटे से उदाहरण से समझाती हूँ, हम अपने घर के प्रति अपने दायित्वों को समझते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, या हम आसपास के जिस भी वातावरण से जुड़े हैं उन चीज़ों के प्रति हमें लगाव होता है। तो ये अपने आसपास के वातावरण तक सीमित होना तो संकीर्ण सोच का है। हमें अपने परिवार, समाज से ऊपर उठ के राष्ट्र के बारे में सोचना है, ही हमारे राष्ट्र की उन्नति का और हमारे राष्ट्र के अस्तित्व का चिरस्थायी हो सकेगा। तो ये ज़रूरी है कि हमें देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। दूसरा, हमने ये बात कही कि पृथ्वी हमारी धरती माता है, तो ये सर्वविदित है कि हम पृथ्वी को माता की संज्ञा देते हैं और वास्तव में वह हमारी माँ भी है, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए अन्न जल से ही हमारा भरण पोषण होता है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों का पोषण करती है, उसके स्वास्थ्य का, उसके विकास का ध्यान रखती है, वैसे ही धरती हम सबका, यानी पूरी मानव जाति का पोषण का जिम्मा अपने ऊपर लिए हुए है। इसी से, यानी धरती के द्वारा दिए गए अन्न जल से हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व बना हुआ है। धरती माता की कोख में, हम जानते हैं, अमूल्य निधियां हैं और वह, उनसे हमारा आर्थिक विकास संभव हुआ है। जैसे आप जानते हैं, तरह तरह के खनिज लवण हैं जो धरती की कोख में समाये हुए हैं, और उनका, उस खनन का उपयोग करके हमारा राष्ट्र या विश्व के अन्य देश भी प्रगति करते हैं और आर्थिक विकास में मददगार होता है। आगे हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि पृथ्वी एवं आकाश में के अंतराल में जो सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले गंभीर सागर में जो जलचर हैं, रत्नों की राशियां हैं, उन सब का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अर्थात हम यह नहीं कह सकते कि हमारा सीमित संसार है, हमें समुद्र से सरोकार रखना है, प्रकृति से सरोकार रखना है, आसपास के समाज से सरोकार करना है। तभी हम, जब हमारा सरोकार सबके प्रति होगा, हमारा दायित्व सबके प्रति होगा, तभी हमारे अंदर पूरे देश की प्रगति की जो बात है वो आएगी। अतः हमें इन सब के प्रति आत्मीय चेतना रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसके प्रति हमें आत्मीयता होती है, हम उसकी सुरक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। तो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में जो हमारी आत्मीय चेतना है, वह भी मददगार होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो राष्ट्र है या जो देश है, वो तभी प्रगति कर सकता है जब हम उसके नागरिक अपने दायित्व का अच्छी तरह से निर्वाह या जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक संपन्न करें। आगे कुछ और बिंदुओं को मैं आधार बनाती हूँ और अपनी बात आपको सरल ढंग से समझाने का प्रयास करती हूँ कि राष्ट्र के स्वरूप में और क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं जो उसको एक सुंदर, सुगठित रूप प्रदान करने में सहायक होती हैं। तो सब ये सर्वविदित है कि राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग या सजीव अंग कौन है? मनुष्य। मनुष्य क्या, कौन है? उस देश के नागरिक। तो ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि जनता या जन के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। और कोई भी राष्ट्र प्रगति और विकास तभी कर सकेगा जब समानता का भाव होगा उस देश के नागरिकों के प्रति। अगर कोई व्यक्ति, समाज का एक वर्ग बहुत प्रगति कर रहा है, आर्थिक रूप से संपन्न है, और दूसरा वर्ग उपेक्षित है और वो किसी तरह के शोषण का शिकार हो रहा है, तो उस देश के नागरिक एकमत नहीं हो सकते हैं
और उनमें मानसिक भेदभाव हो जाएगा और वह भेदभाव एक दूसरे के प्रति उन्हें शत्रुता का भाव भी उनमें पैदा कर सकता है। देश के नागरिकों के लिए देश हित सर्वोपरि होना चाहिए और स्वार्थी प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए। जैसा कि हम वर्तमान युग में देख रहे हैं कि देश हित तो कई लोगों की दृष्टि में गौण होता जा रहा है और खुद की प्रगति, चाहे वे आर्थिक आधार पर हो, सामाजिक आधार पर हो, तो आत्म प्रवृत्ति या आत्मस्वार्थी प्रवृत्ति के कारण वह देश को उपेक्षित कर रहे हैं और उसका दीर्घकालीन असर नज़र आने लगा है या वो हमारे राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है। तो देश हित सर्वोपरि है और स्वार्थी प्रवृत्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। हमारी संस्कृति देश के नागरिकों के मस्तिष्क का परिचय है। यानी हम जानते हैं कि अच्छा साहित्य मस्तिष्क का पोषण करता है और अच्छा भोजन हमारे शरीर का पोषण करता है। तो दोनों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम यहाँ पर राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग यानी उसके नागरिकों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर निबंधकार का मानना है कि जो पृथ्वी अर्थात भूमि तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जब तक इस भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य को साथ में जोड़कर न देखा जाए, क्योंकि निर्जन स्थान पर किस तरह की कोई कल्पना नहीं है, कोई आबादी नहीं है, तो वहाँ पर हम किसी तरह का भाव भी नहीं पैदा होगा। वहाँ पर अगर जन शून्य होगा तो किसी भी मुद्दे पर राष्ट्र के ना तो हम कोई संभावना लेकर चल सकते हैं, ना ही समाज के इस राष्ट्र के बारे में सोच सकते हैं। तो नागरिक उसका सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग है। जो भूमि जनविहीन होगी तो उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। जैसे आपने कई बार बहुत दूर दूर तक फैले निर्जन मैदान देखे होंगे, जन शून्य, तो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई रुचि अनुभव नहीं होती है और हम जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलकर आबादी वाले स्थान पर जाना चाहते हैं। तो मानव स्वभाव ही है समाज की कल्पना करना और समाज के साथ रहना। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और मनुष्य दोनों की उपस्थिति से ही संभव है। और जैसा हमने कहा कि पृथ्वी हमारी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ या संतान हूँ, इस भावना के साथ साथ माता पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र एवं देश के लिए कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। ये बहुत आवश्यक है कि हम केवल अधिकारों की बात ना करें, कर्तव्यों को भी ध्यान रखें और हम या इस देश के नागरिक अपने कर्तव्यों को कर सकते हैं पूरा। जैसे कि हम छोटे छोटे कार्यों को कर कर, जैसे अगर हम बिजली पानी के दुरुपयोग को रोक दें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए या व्यर्थ के आंदोलन ना करें, तोड़ फोड़ ना करें, तो ये सब भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सेवा करना ही होता है। और तभी हम अपने अधिकारों के प्रति विचार रखेंगे या उसकी आवाज़ उठाएंगे या अधिकारों की मांग करेंगे जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। जो दायित्व या समाज में रहते हुए या किसी सरकारी महकमे में रहते हुए हमें अपने काम करने हैं, उन्हें हमें समय पर पूरा करना चाहिए। पृथ्वी पर रहने वाले जनों का विस्तार व्यापक है और इनकी विशेषताएं भी विविध हैं। वस्तुतः जन का महत्व यानी मनुष्य का, नागरिकों का बहुत महत्व, उसको नकारा नहीं जा सकता और मनुष्य या नागरिकों के बिना राष्ट्र की कल्पना भी संभव नहीं है। और एक अन्य मुख्य बिंदु जो है वो इस तरह से कि राष्ट्र की प्रगति समानता के भाव द्वारा ही संभव है। जैसे कि जो माँ होती है वो अपने सभी संतान को समान भाव से प्रेम करती है, तो वैसे ही पृथ्वी भी उस पर रहने वाले सभी मनुष्यों को समान भाव से चाहती है। वह कोई भेदभाव नहीं करती है, उसके लिए सभी मनुष्य समान हैं। इसलिए जैसे माँ अपने सभी संतान को समान रूप से सुविधाएं देती है, ऐसे ही धरती पर रहने वाले मनुष्य, भले ही उसमें अनेक जातियां हैं, धर्म हैं, समुदाय हैं, पर फिर भी वह सब माता के लिए उसके पुत्र के समान हैं। तो मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है, उसमें जो भूमि है, जो धरती माता है, वह कोई भेदभाव नहीं करती है और धरती पर सब जातियां, सब धर्म के लोग एक समान रूप से रहते हैं, निवास करते हैं। और इसीलिए सभी मनुष्यों को देश की प्रगति और उन्नति करने का भी एक समान अधिकार है, क्योंकि जब धरती भेदभाव नहीं करती है तो हम किस तरह से अपने आप को इस योग्य समझते हैं कि हम भेदभाव करें। तो कोई भी राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता
जब तक उसका कोई भी हिस्सा या वर्ग उपेक्षित रहेगा। प्रगति तभी संभव है जब हम सबको लेकर आगे बढ़ें और भेदभाव नहीं करें। इस तरह से हम अगले विषय बिंदु पर देखते हैं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए, स्वार्थी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह बिंदु अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है और आप इसको भली-भांति समझ सकते हैं कि देश हमारे लिए सबसे ऊपर है और हमें अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। तो अगला जैसे बिंदु है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो उसकी संस्कृति का हमारे देश की परिचायक है। तो लेखक या निबंधकार कहते हैं कि जो संस्कृति ही मनुष्य के जन का परिचय मस्तिष्क का परिचायक है और राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ-साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाएगा तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। जैसे हम और आप एक बात सुनते आए हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन है और वह एक अटल चट्टान के समान है जिस पर अनेक दूसरी बाह्य जो संस्कृतियाँ थी आईं, टकराईं और लौट गईं, पर हमारी संस्कृति अभी भी अक्षुण्ण बनी हुई है। इस प्रकार प्रत्येक जन अपनी भावना के अनुसार अलग-अलग संस्कृतियों को राष्ट्र के रूप में विकसित करता है। अनेक संस्कृतियों के एक साथ रहने के बावजूद सभी संस्कृतियों का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता एवं समन्वय की भावना है। चाहे वह कोई भी धर्म हो, वो जाति हो, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं या कोई भी धर्म है, उन सबका एक ही उद्देश्य होता है कि मानव समाज का, मानव सभ्यता का विकास हो। कोई भी ये नहीं चाहता कि हम खुद प्रगति कर लें या सभी के धर्मों में एक बात ही दिखाई गई है, दर्शाई गई है कि प्रेम और भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण है और इसी से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। लेखक यानी निबंधकार का मानना है कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। यानी स्पष्ट है, जब हमारे अंदर सहृदयता होगी तो हम दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझेंगे, दूसरों के प्रति हमारे हृदय में तरलता होगी और हम दूसरे के दुख को देखकर द्रवित होंगे, तो हमारे अंदर मानवता की मानवीय भावनाएं बलवती होंगी और सब मिलकर राष्ट्र के विकास में सहायक होंगी। अब हम अगला बिंदु देखते हैं, अंतिम है ये एक तरह से भाषा शैली। परिष्कृत और उत्कृष्ट है, देश शब्दों का प्रयोग किया है, भाषा सरल और सुबोध है और निबंध की जो शैली है वो विचार प्रधान है। तो यहाँ पर अभी हम संक्षेप में कह सकते हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा शैली उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण है और इनकी भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली है और इनके निबंधों की भाषा में हमें अनेक देशज शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है और देशज शब्दों के प्रयोग के कारण ही वासुदेव जी के निबंधों की जो भाषा है वो सरल, सुबोध और व्यवहारिक लगती है। इन्होंने कई प्राय उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। इनकी भाषा विषय के बिल्कुल अनुकूल है और संस्कृत निष्ठ होने के कारण कहीं-कहीं, कभी-कभी भाषा में हल्का सा अवरोध उत्पन्न होता जान पड़ता है, किंतु भाषा के भाव प्रवाह में कोई कमी नहीं है। तो निबंधकार की जो शैली है, उनके व्यक्तित्व और विद्वता को की सहज अभिव्यक्ति है तथा इनकी शैली विचार प्रधान है। इस तरह हम जो निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, हमने कुछ सरल बिंदुओं को निबंध से निकाल कर आपको समझाने का प्रयास किया है और मैं आशा करती हूँ कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध का जो सार है या निबंधकार क्या कहना चाहते हैं, आप बखूबी समझ गए होंगे। और चूँकि ये विषय हम सब के लिए एक व्यवहारिक विषय है, इस जिससे हम अक्सर रूबरू होते रहते हैं, तो निबंध का सार समझने में, इसको अपने कॉपी पर उतारने में आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना ये व्याख्यान यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप इस निबंध को अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ें, तो और आपके अंदर ये रुचि जगाएगा। धन्यवाद।